राधे राधे आप सभी को। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हम लोग देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने महादेवी वर्मा को देखा था। आज की क्लास में हम गद्य खंड देखेंगे, छायावाद का गद्य खंड। स्वच्छंदतावाद की मूलभूत विशेषताएं स्वानुभूति, वेदना की विवृत्ति, देशभक्ति, दार्शनिक चेतना, नैतिक ऊहापोह आदि तत्कालीन गद्य साहित्य में भी मिलेंगे। स्वच्छंदतावाद युग आधुनिक काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि की शिखरस्थ ऊंचाई देखते ही बनती है। साहित्य हो या जीवन, दोनों संघर्ष की भट्ठी में तप के पकते हैं। उस समय देश राजनीतिक संघर्ष के साथ वैचारिक संघर्ष से भी गुजर रहा था। कविता में स्वानुभूति का प्राधान्य है तो गद्य में अनुभूत्यात्मक वैचारिकता का। अब आता है नाटक। हम देखेंगे नाटक। गद्य खंड में क्या देखेंगे तो नाटक देखेंगे। नाटक में हम देखेंगे सबसे पहले जयशंकर प्रसाद को। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद दूसरे विशिष्ट नाटककार प्रसाद हैं। भारतेंदु ने सर्वप्रथम भारतीय और पाश्चात्य नाट्य शैली को समन्वित किया। एक ओर उन्होंने जातीय जीवन को देश प्रेम के साथ जोड़ा तो दूसरी ओर जीवन के यथार्थ चित्र भी उभारे, किंतु उनमें गहन आंतरिक दृष्टि और कलात्मक सौंदर्य का अभाव था। इस कमी की पूर्ति प्रसाद ने की। प्रसाद भारतेंदु युगीन नाटककारों से विषय के चुनाव, व्यापक उद्देश्य और कला सृष्टि में भिन्न थे। उन्होंने ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और नए जातीय जीवन की जो प्रतिष्ठा की, उससे हमारी अस्मिता को एक सर्जनात्मक आकार मिला। वस्तुतः प्रसाद द्वारा उकेरित अस्मिता को समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्मित भारतीय अस्मिता के अंतर को समझ लेना होगा। दोनों ही स्वच्छंदतावादी और समकालीन थे। भारत की खोज नेहरू ने भी की थी और प्रसाद ने भी। डी कौसम्बी के मतानुसार नेहरू की खोज के पीछे क्यों का उत्तर नहीं है। उनका भारत पश्चिम आदर्शों पर निर्मित भारत है। मैकाले, राजा राम मोहन राय और नेहरू बौद्धिक दृष्टि से थोड़े बहुत अंतर के साथ एक ही मार्ग के यात्री हैं। स्वराज्य के बाद भारत का जितना पश्चिमीकरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ था। वे परंपरा से कटे हुए थे। परंपरा से कटे हुए दलों का जो परिणाम होना चाहिए वह साफ दिखाई पड़ रहा है। नेहरू पश्चिम के बुद्धिवाद को लेकर चल रहे थे। वहाँ हर वस्तु तर्कानुमोदित होती थी। उस प्रकार का बुद्धिवाद अपने इतिहास में नहीं है। यहाँ के आत्मवाद में करुणा, तितिक्षा, त्याग, तपश्चर्या, अहिंसा घुली मिली थी। भारत के भविष्य का निर्माण इनको छोड़कर नहीं हो सकता। प्रसाद ने इसीलिए बौद्धों की करुणा पर इतना अधिक बल और पश्चिमी बुद्धिवाद का इतना अधिक विरोध किया है कि वे रोमांटिक कम ऐतिहासिक अधिक थे और नेहरू ऐतिहासिक कम रोमांटिक अधिक थे। अतः प्रसाद पर महात्मा गांधी का प्रभाव देखा जा सकता है क्योंकि उनका व्यक्तित्व भारतीय परंपरा के अनुरूप है। फिर भी प्रसाद ने भारतीय अस्मिता का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है उसे परिवर्तित करना पड़ेगा। वे स्वयं परिवर्तन के विश्वासी थे, किंतु भारतीयता के मौलिक तत्वों को ग्रहण किए बिना न हम अपनी निजी अस्मिता की पहचान करा सकते हैं और न देश की। प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए प्रख्यात ऐतिहासिक वृत्तों का चुनाव किया है, हर्ष काल, गुप्त काल और मौर्य काल से, किंतु उनका मन गुप्त काल और मौर्य काल में रमा है जो भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग है।
इन स्वर्ण युगों से ही वे अपने देश का भविष्य संबद्ध करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे वर्तमान अपने समसामयिक समस्याओं के बिंदु से अतीत को देखते और भविष्य को परिकल्पित करते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य उनके लिए अखंड, एक कालिक और अविभाज्य है। उनके काव्य विकास की तरह नाटक विकास भी धीरे धीरे और मंद गति से होता है। सज्जन उनका नाटक है प्रसाद का, कल्याणी परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, करुणालय, सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राजश्री उनके प्रारंभिक नाटक हैं। इनको देखते हुए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी छलांग लगते हैं। इन दोनों छोरों के बीच विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग्यज्ञ स्थित है। प्रारंभिक नाटकों में विशाखी ऐसा है जिसमें उनकी भावी मान्यताओं के बीज मिलते हैं, जैसे प्रेम की सत्ता का प्रसार, आत्मबल, सत्य, अहिंसा, हृदय परिवर्तन, करुणा आदि। अजातशत्रु उनका पहला महत्वाकांक्षा पूर्ण नाटक है जो गहन अंतर्द्वंद्वों पर आधारित है। बौद्ध करुणा और विश्व मैत्री की प्रातःकालीन अरुणिमा कुछ और लाल हो जाती है। ज्वालामुखी की चिंगारियाँ और गरिमामय शीतलता बिखेरती नारियों की हो जाती हैं। नारियों के सर्वप्रथम दर्शन यही होते हैं। पर परिवार के सीमित घेरे के कारण इसे जीवन का वृहद आयाम नहीं मिल पाया है। जन्मेजय का नाग यज्ञ के व्यापक फलक पे आर्य अनार्य जातियों के युद्ध का समापन प्रेमसूत्र के बंधन द्वारा संपन्न होता है। इसमें विश्व मैत्री और बौद्ध करुणा की विजय होती है। इसी में कृष्णार्जुन का संवाद भी समाविष्ट है। इसमें अर्जुन की शंका आधुनिक युग की शंका बन जाती है। क्या यह विषमतापूर्ण विश्व कभी एक होगा? क्या जड़ चेतन, सुख दुख, दिन रात, पाप पुण्य के द्वंद्व कभी एक होंगे? क्या इनकी समता होगी? इनका उत्तर सामाजिक स्वयं दे लेता है, ऐसा कभी नहीं होगा। पर संघर्ष और युद्ध द्वारा, दुर्वृत्त प्राणियों के शमन द्वारा उक्त समता को प्राप्त करने की प्रक्रिया चलती रहेगी। यही तो गीता का कर्म योग है। नाग यज्ञ में तू मैं ही हूँ का औपनिषदिक प्रवचन भी मिलता है। उपनिषद, गीता और बौद्ध दर्शन प्रसाद का भारतीय बुद्धिवाद है, जिसमें प्रत्येक अतिरेकवाद का निषेध है, चाहे वह हृदय हो या बुद्धि। प्रसाद का कामना एक अन्योपदेशिक नाटक है और अन्यापदेश वास्तविक अर्थ में नाटक नहीं हो सकता। कामना और एक घूट कामायनी की पृष्ठभूमि का काम करते हैं। जिस कालखंड में इन्हें लिखा गया उसी कालखंड में कामायनी का लेखन भी चल रहा था। इसमें जिस आदिम समाजवाद की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है वह एक यूटोपिया है। संघर्ष तत्व के अभाव में कामना नाटक का रूप नहीं ले पाती, वह कामायनी का प्रास्ताविक है। प्रसाद के प्रौढ़तम नाटक अगर देखेंगे तो 3 हैं: स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। इन तीनों में भी स्कंदगुप्त अपने लंबे नाटकीय तनाव, संघर्ष और बुनावट में अप्रतिम है। इसके नायक स्कंदगुप्त में राग विराग, जय पराजय, अवसाद उत्साह का अद्भुत मिश्रण है। उसे अनेक मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। घरेलू कलह के मोर्चों पे, देशद्रोहियों के मोर्चे पे, बाह्य आक्रमणकारियों के मोर्चे पर। इन मोर्चों के साथ उसका अपना भी एक मोर्चा है, अस्तित्व मूलक वैराग्य और अकेलापन। युद्ध की इन अग्नियों में तपकर ही उसका व्यक्तित्व निखरता है। अधिकार से उदासीन किंतु कर्तव्य के प्रति सजग। तत्कालीन घटना चक्रों को अपने वर्तमानकालीन परिवेश से संयुक्त करते हुए प्रसाद ने उन्हें
स्कंदगुप्त के मानस का अनिवार्य अंग बना दिया है। इतिहास, राजनीति, संस्कृति, प्रेम आदि उसके व्यक्तित्व के रासायनिक घोल में घुलकर अपना अलग अस्तित्व खो देते हैं। भारतीय नाट्यशास्त्र के संदर्भ में रस को सुख दुखात्मक कहा गया है। स्कंदगुप्त पाश्चात्य अर्थ में त्रासदी नहीं है, बल्कि दुख सुखात्मक है। सुख दुख की अलग अलग कोटियां नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से घुले मिले हैं। कुंभा का बांध टूट जाने पर स्कंदगुप्त की संपूर्ण सैन्य शक्ति उसके प्रखर प्रवाह में बह जाती है, फिर भी जनशक्ति बची रहती है। विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए उसी को जगाया जाता है, फिर भी अवसाद की गहरी छाया अंत तक बनी रहती है। स्कंदगुप्त के प्रारंभ में ही स्कंद कहता है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये कथन पूछा गया है एग्जाम में, किस नाटक से है? तो स्कंदगुप्त से। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता मानने की बलवती स्पृहा उसे बिगाड़ कर आती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं? ओह, जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य के एक सैनिक हैं। इस छोटे से आरंभिक वक्तव्य में नाटक का अंत तथा गीता के अनासक्त कर्मयोग की प्रतिध्वनि भी समाहित है। व्यक्तित्व निर्माण और मानवीयता की दृष्टि से भी यह नाटक अद्वितीय है। मात्रगुप्त अपने एक वक्तव्य में कविता का सौंदर्य शास्त्र ही नहीं गढ़ता, बल्कि नाटक के पात्रों की गतिविधियों तथा स्वयं प्रसाद के अपने दर्शन का भी संकेत करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? अंधकार आलोक के युद्ध में ही इसके पात्रों का व्यक्तित्व बनता है। हर पात्र के अलग अलग चक्रव्यूह हैं, उसी में वह टूटता बनता है। अंधकार में ही कहीं मातृत्व, कहीं प्रेम, कहीं करुणा, कहीं युद्ध, कहीं देशभक्ति के छोटे बड़े स्फुलिंग दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं से एक अवसादपूर्ण किंतु गहरा मानवीय नाट्यबिंब उभरता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक महाकाव्यात्मक नाटक है। यहाँ महाकाव्यात्मक का अभिप्राय ब्रेष्ट का एपिक नाटक नहीं है। ब्रेष्ट का एपिक नाटक नहीं है। महाकाव्यात्मक का तात्पर्य है देशभक्ति और संस्कृति राग के बहुआयामी चित्रों का उरीहा जाना, लंबी कालावधि के चरित्रों का जमघट होना। स्कंदगुप्त की तरह यह अंतर द्वंद्वपूर्ण और लिरिकल नहीं है, और न इसमें चरित्रों की वैयक्तिकता है। इसके चरित्र विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। घटनाओं की ठूस ठास भी अधिक है। फिर भी जहाँ तक देश प्रेम और संस्कृति राग का प्रश्न है, इसका औदात्य द्रष्टव्य है। इस नाटक में युद्ध के दो मोर्चे हैं, विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध मोर्चा और विदेशी संस्कृति के विरुद्ध भारतीय संस्कृति का मोर्चा। पर मोर्चा पर विजय भारतवर्ष की होती है। यवन आक्रांताओं के विरुद्ध चंद्रगुप्त ही नहीं है, छोटे छोटे गणराज्य भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, छात्र हैं, स्त्रियां हैं, जनशक्ति हैं। पूरे नाटक पे महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की गहरी छाप है। प्रसाद ने इतिहास के पृष्ठों में छिपे हुए उन सभी बिंदुओं को खोज निकाला है जो राष्ट्रीयता, जातीयता, देश की अखंडता को बल देते हैं। संकट की घड़ी में देश के विभिन्न वर्गों के लोग राष्ट्रीय विपत्ति का सामना करते हैं। इस घड़ी में देश का शौर्य फूट पड़ता है। चाणक्य और दांडायन की सांस्कृतिक गरिमा यवन संस्कृति से भारी पड़ती है।
इसमें युद्ध के प्रति उत्तेजना नहीं है, पर आवश्यकता पड़ने पर मर मिटने की साध है। इनकी संस्कृति में भौतिकता के प्रति कोई लगाव नहीं है, किंतु आध्यात्मिकता और परिग्रह इनकी रग रग में भरे हुए हैं। लेकिन इतिहास के इतने बड़े लंबे कालखंड को समेटने के कारण इसमें अनेक अंतर्विरोध और असंगतियों का समावेश हो गया है, जिससे इसकी नाटकीयता क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब आता है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी उनका नवीन नाट्य प्रयोग है। विषय वस्तु इसका इतिहास आश्रित है, पर दृष्टिकोण नया है। दृष्टिकोण की नवीनता के कारण इसकी नाट्य संरचना पूर्ववर्ती नाटकों से भिन्न हो गई है। वह एक प्रकार का समस्या नाटक है, ठीक ठीक पाश्चात्य ढंग का समस्या नाटक नहीं। पूर्ववर्ती नाटक स्वच्छंदतावादी है, तो ध्रुव स्वामिनी आधा रोमांटिक और आधा यथार्थवादी है। इससे नाटक की रसवत्ता और यथार्थता में अभिवृद्धि हुई है। संस्कृत के देवी चंद्रगुप्त नाटक, राखल दास के उपन्यास ध्रुवा और क. मुंशी के ध्रुव स्वामिनी नाटक से अपेक्षित प्रभाव ग्रहण करते हुए भी यह नया और मौलिक है। इस नाटक में नारी के अपने निर्णय और स्वातंत्र्य को रेखांकित किया गया है। समस्या यह है कि क्या क्लीव का पुरुष पत्नी को शत्रु के हाथ में उपहार देने वाले पति से उसकी परिणता अपना संबंध विच्छेद कर अपने रक्षक से, जिसे वह प्यार भी करती है, पुनर्विवाह कर सकती है? प्रसाद ने इसका समाधान अपनी परंपरा से खोजा है, किंतु पश्चिमी बुद्धिवाद परंपरा को गतानुगतिक कहता है। वह बुद्धिवाद के सहारे एक झटके में सारा निर्णय लेना चाहता है, पर प्रसाद अपनी दीर्घकालीन परंपरा में प्रगतिशील सृजनात्मक तत्वों को खोज निकालते हैं। ऐसे तत्व हमारी परंपरा में बिखरे पड़े हैं। परंपरा बुद्धि तत्व और हृदय तत्व के योग से बनती है। यह प्रसाद का भारतीय बुद्धिवाद है। आज के भारतीय समाज की विसंगतियाँ पश्चिमी बुद्धिवाद के अंधानुकरण से पैदा हुई हैं। प्रसाद पहले नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। व्यक्तिगता स्वच्छंदतावाद काल और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता थी। सारे के सारे पात्रों के निर्माण में अनेक प्रकार की परिस्थितियों का योग तो है, पर उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है जो उन्हें इतिहास के चक्रव्यूह से मुक्त होने तथा स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए बल देता है। कोई आत्मकेंद्रित अहमवादी और अपने भाग्य का स्वयं नियामक है, तो कोई महत्वाकांक्षाहीन वीतराग कर्मयोगी। अजात शत्रु पहले प्रकार का पात्र है, तो स्कंदगुप्त दूसरे प्रकार का। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को प्रस्तुत है। चाणक्य लौह स्तंभ की तरह अप्रणत, अद्भुत आत्मविश्वासी, निर्मम और कूटनीतिज्ञ है। वह सिद्धि देखता है, साधन चाहे जो हो। मल्लिका में स्त्री की संपूर्ण गरिमा, सौंदर्य, करुणा, सरलता, स्निग्धता आदि साकार हो उठी हैं। देवसेना, कोमा, मालविका में प्रसाद की गीति महता मूर्तित है। ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है। दांडायन भारतीय आध्यात्मिकता के आलोक पुंज है। सभी पात्रों में एक गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है, परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन। प्रसाद के नाटकों की अभिनेता के सामने प्रायः प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि उनके नाटक काव्यात्मक हैं, उनकी भाषा क्लिष्ट और संवाद लंबे हैं, उनमें दृश्यों की बहुलता है, घटनाओं का विस्तार है, आदि आदि।
पश्चिमी यथार्थवादी रंगमंच पर ध्यान केंद्रित रखने से प्रसाद के नाटकों को अभिनय कहा जाएगा। भारतीय नाटकों की जड़ें रस में निहित है। प्रसाद के नाटकों को अभिनय बनाने के लिए नए भारतीय रंगमंच की कल्पना अपेक्षित है, जिसमें पूर्व पश्चिम दोनों का मेल होगा। यदि हिंदी का अपना कोई रंगमंच होगा तो उसकी नींव भारतेंदु और प्रसाद के नाटकों के आधार पर डाली जाएगी। अब आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनका जन्म